शराब पीने के बाद मैं टेबल पर जोर से हाथ मारकर चिल्लाता हूँ, लूक, फीफी को बुलाओ। उसकी जांघ के अंदर जो निशान है वो मैंने ही काट कर बनाया था। जिस पर आंटी हंसते हुए कहती हैं, अरे वाह, तो फिर तुम कब मेरे दामाद बनने वाले हो? जिसके जवाब में मैं नाक सिकोड़ते हुए कहता हूँ, मैं तो सन्यासी बनना पसंद करूंगा, लेकिन इस एहसान फरामोश लड़की से शादी नहीं करूंगा। तुम्हारी तरह बेवफा इंसान से दुनिया की सारी औरतें खत्म हो जाएं तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। इसके बाद जब मैं विदेश में पढ़ाई पूरी करके वापस देश लौटता हूँ तो मेरे माता पिता मुझे उसे घर पर खाने के लिए बुलाने भेजते हैं, लेकिन रास्ते में मैं उसके नए बॉयफ्रेंड को एक बार में देखता हूँ, जिससे पता चल जाता है कि मैं लूक फीफी को ढूंढने आया हूँ। जिस पर वह आदमी मुझे धक्का देकर बाहर तक निकाल देता है और कहता है, मेंढक भी हंस खाने का सपना देखता है क्या? सब जानते हैं कि लूक फीफी को सफाई की सनक है। अपने बॉयफ्रेंड के अलावा वह किसी दूसरे आदमी को देखना तक पसंद नहीं करती। तभी पीछे से एक आवाज आती है, यहाँ क्या हो रहा है? जिसे सुनकर लूक फीफी सामने आती है और हैरानी से कहती है, गुशेन, तुम यहाँ कैसे? जिस पर मैं हंसते हुए कहता हूँ, वाह, अच्छा है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गई होगी। फिर मैं उस आदमी की तरफ देखकर कहता हूँ, इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई लूक परिवार की बड़ी बेटी से बहस करने की? जिसके जवाब में वह कहती है, क्या बात है, अभी अभी लौटे हो और इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जिस पर मैं शिकायत करते हुए कहता हूँ, तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ा, तुम्हें अंदाजा भी है? वह मुझे ध्यान से देखती है, जैसे यकीन ही नहीं कर पा रही हो कि सामने खड़ा इंसान वही गुशेन है। फिर वह कहती है, ठीक है ठीक है, ये क्या हालत बना रखी है, बिखरे हुए बाल, क्या विदेश में आजकल भिखारी आर्टिस्ट वाला स्टाइल चल रहा है? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, क्या ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ? जिस पर वह तुरंत कहती है, इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे तो अभी पता चला है कि तुम वापस आए हो। फिर मैं उसके बॉयफ्रेंड की तरफ इशारा करके कहता हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बड़ा कमाल का है, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आया था, लेकिन उसने मुझसे झगड़ा किया और मुझे धक्का भी दिया। लूक फीफी, लोगों को पहचानने में तुम्हारी नजर सच में कमाल की है। यह सुनते ही वह गुस्से में हानशुआन की तरफ मुड़ती है और कहती है, तुमने उस पर हाथ उठाया? किसने तुम्हें हिम्मत दी कि तुम उसे छुओ? जिस पर हानशुआन घबराकर कहता है, लूक बड़ी मिस, मेरी बात सुनिए, बात वैसी नहीं है जैसी वह बता रहा है। उसका रवैया बहुत घमंडी था और फिर वह आपका पूरा नाम लेकर बुला रहा था, यह तो आपकी बेइज्जती है, इसलिए मैं गुस्से में आ गया। जिसके जवाब में लूक फीफी ठंडे स्वर में कहती है, तुम पूछ रहे हो कि उसे किस हक से ऐसा करने का अधिकार है? क्योंकि मैंने उसे यह अधिकार दिया है। वह मुझे कैसे बुलाता है यह मेरा मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल का सारा गुस्सा अचानक गायब हो जाता है और मैं काफी हल्का फील करने लगता हूँ। वहीं हानशुआन का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वह हकलाते हुए कहता है, लूक बड़ी मिस, मुझे सच में नहीं पता था कि आप दोनों इतने करीब हैं। माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था। मैं पहले उसे सबक सिखाने का सोच रहा था, लेकिन उसकी हालत देखकर मेरा मन बदल जाता है। हालांकि एक बात माननी पड़ेगी, वह आदमी काफी समझदार है। उसे लूक फीफी के स्वभाव की अच्छी समझ है, इसलिए वह जानता है कि इस समय लगातार माफी मांगना ही सबसे सही तरीका है। फिर लूक फीफी कहती है, ठीक है, अब खुद सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जिसके जवाब में हानशुआन तुरंत कहता है, माफ कीजिए, गलती मेरी थी, मुझे बिना पूरी बात जाने हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जिस पर लूक फीफी सिर हिलाकर कहती है, बस अब और जरूरत नहीं है, अगर बात बढ़ी तो लोग कहेंगे कि मैं अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद वह मुस्कुराते हुए मेरी तरफ मुड़ती है और कहती है, चलो मेरे साथ चलो। फिर वह बाकी लोगों से कहती है, जिसे पार्टी जारी रखनी है वो रखे, जिसे नहीं करनी वो घर जा सकता है, मैं पहले जा रही हूँ। अचानक उसे कुछ याद आता है और वह पूछती है, अरे हाँ, मेरा फोन कहाँ है? जिस पर कोई उसका फोन लाकर देता है और कहता है, बड़ी मिस, आपका फोन। फोन देखते ही मुझे याद आता है कि मैंने उसे कई बार कॉल किया था। जिस पर मैं नाराज होकर कहता हूँ, लूक फीफी, मैंने तुम्हें इतने कॉल किए और तुम मेरी आवाज तक नहीं पहचान पाई? मुझे टैक्सी लेकर यहाँ आना पड़ा, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मदद मांगने के लिए फोन किया, लेकिन तुमने उठाया तक नहीं। ऐसा फोन है तो इसे रिसाइकल में फेंक दो। जिस पर वह बेबस होकर कहती है, कमरे में इतना शोर था, तुम्हारी आवाज नहीं पहचान पाई तो इसमें हैरानी की क्या बात है? लेकिन बताओ, आखिर हुआ क्या है? तुम अचानक विदेश से वापस आ गए, रात के इतने देर में मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे, जरूर कोई जरूरी बात होगी। फिर वह शरारती मुस्कान के साथ कहती है, गुशेन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अचानक एहसास हो गया हो कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए इतनी जल्दी में मुझे ढूंढने चले आए? और फिर हंसते हुए जोड़ती है, ऊपर से मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से भी लड़ाई कर ली। सच बताओ, क्या तुम मुझे प्रपोज करने वाले हो? जिस पर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, तुम्हारी बेशर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिसके जवाब में वह मुस्कुराकर कहती है, अरे मजाक भी नहीं कर सकती क्या? कुछ साल अमेरिका में क्या रहे, सेंस ऑफ ह्यूमर ही गायब हो गया? मैं गहरी सांस लेकर कहता हूँ, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है। ऐसे समय में मजाक उड़ाओगी तो खुद ही मुसीबत बुलाओगी। फिर वह गंभीर होकर पूछती है, ठीक है, अब बताओ तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, तुम्हारे घर का दरवाजा खुलवाने के लिए, मेरे पास तुम्हारे फ्लैट की चाबी नहीं है। यह सुनकर वह तुरंत कहती है, तो मेरी माँ को फोन कर लेते, सिर्फ दरवाजा ही नहीं खुलवाती, तुम्हारे स्वागत में लाइन भी लगा देती। लेकिन मेरी बात सुनकर वह अचानक रुक जाती है और पूछती है, रुको, तुम किस घर की बात कर रहे हो? कहीं उस फ्लैट की तो नहीं जिसमें मैं रहती हूँ?
जिसके जवाब में मैं कहता हूँ बिल्कुल उसी की, नहीं तो मैं तुम्हें क्यों ढूंढता। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और वह कहती है, तुम मेरे फ्लैट में क्या करने वाले हो, इतनी रात हो गई है, अगर सोने की जगह चाहिए थी तो मेरी माँ के पास चले जाते। हालांकि उसे अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगता है, लेकिन वह उस संभावना को मानना नहीं चाहती। उसे उम्मीद होती है कि उसका अंदाजा गलत निकले, जिस पर मैं धीरे से कहता हूँ, लगता है तुम्हें भी नहीं बताया गया, हम दोनों को हमारी माँओं ने फंसा दिया है। फिक्र मत करो, मैं भी उतना ही बड़ा शिकार हूँ जितनी तुम हो, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स अच्छी तरह समझ सकता हूँ। यह सुनते ही वह पूरी तरह सन्न रह जाती है। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकलता है, ये आखिर हो क्या रहा है, सब कुछ इतना अचानक कैसे हो सकता है, क्या मुझे फिर से गुशेन के साथ रहना पड़ेगा। मैं अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हूँ। बचपन के दोस्त होने का मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ रहने लगूं, जिस पर मैं कुछ नहीं कहता। मैं सिर्फ उसे यह खबर समझने और स्वीकार करने का समय देता हूँ। फिर मैं एक तरफ खड़ा होकर चुपचाप उसका इंतजार करता हूँ। तभी अचानक एक आदमी गुस्से से मेरी तरफ दौड़ता हुआ आता है और चिल्लाकर कहता है, ओए लड़के, पैसे दे, क्या मुफ्त में भागने का प्लान था। यह सुनते ही मुझे याद आता है कि जल्दी में टैक्सी का किराया दिए बिना ही मैं नीचे उतर गया था, जिस पर मैं शर्मिंदा होकर कहता हूँ, माफ करना भाई, अभी देता हूँ। लेकिन अगले ही पल मुझे याद आता है कि मेरी जेबें तो पूरी तरह खाली हैं। इसीलिए मैं पास खड़ी लूक फीफी को खींचकर अपने पास लाता हूँ और कहता हूँ, फीफी मुझे थोड़ा पैसा उधार दे दो, मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका हूँ, टैक्सी का किराया तक नहीं दे सकता। वह यकीन नहीं करती, इसलिए मैं अपनी दोनों जेबें बाहर निकालकर दिखा देता हूँ। यह देखकर लूक फीफी पूरी तरह स्पीचलेस हो जाती है। आखिरकार वह टैक्सी ड्राइवर के पास जाती है और विनम्रता से कहती है, अंकल इनके किराए के कितने पैसे हुए, मैं दे देती हूँ। ड्राइवर उसे सिर से पैर तक देखता है, खासकर उसके महंगे हैंडबैग पर उसकी नजर टिक जाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर लालच साफ नजर आने लगता है। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, सुंदर मैडम, इस हैंडसम लड़के का किराया 480 युआन हुआ है, क्यूआर कोड यही है, आप स्कैन कर दीजिए। ये सुनते ही मैं तुरंत आगे बढ़ता हूँ और उससे सवाल करने लगता हूँ। मैं तुरंत उस टैक्सी ड्राइवर से कहता हूँ, अरे तुम्हारे मीटर में तो 48 युआन लिखा हुआ है, ये 480 युआन कहाँ से आ गए। जिस पर मैं गुस्से में आगे बढ़कर कहता हूँ, भाई यकीन मानो, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। उस समय मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और मेरा मन कर रहा था कि उसे जमकर सुनाऊं। लेकिन तभी लूक फीफी ड्राइवर के सामने जाकर बेहद नरम आवाज में कहती है, अंकल 488 युआन है ना, मैं अभी पे कर देती हूँ। यह सुनते ही ड्राइवर के चेहरे पर खुशी छा जाती है और वह जल्दी से कहता है, हाँ हाँ मैडम, बस ये क्यूआर कोड स्कैन कर दीजिए। जिसके जवाब में लूक फीफी मुस्कुराकर पेमेंट कर देती है। अगले ही पल वह अपना फोन उठाकर कहती है, अच्छा हुआ, पेमेंट रिसीट भी सेव हो गई, अब कंप्लेंट करना आसान रहेगा। यह सुनते ही ड्राइवर के चेहरे की मुस्कान जम जाती है। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ जाता है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह खुद ही अपने जाल में फंस गया है। फिर वह घबराकर हाथ जोड़ लेता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मेरी कंप्लेंट मत करना, मेरे ऊपर बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी है, नीचे छोटे बच्चे हैं, अगर नौकरी चली गई तो मैं क्या करूंगा। लेकिन लूक फीफी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वह सीधे फोन निकालती है और किसी को कॉल कर देती है। कुछ ही देर बाद कई बॉडीगार्ड वहां पहुंच जाते हैं, जिस पर लूक फीफी उनकी तरफ देखकर कहती है, ये आदमी बहुत परेशान कर रहा है, अब इसे कैसे हैंडल करना है वो तुम लोग देख लो। जिसके जवाब में एक बॉडीगार्ड सिर झुकाकर कहता है, लूक बड़ी मिस, आप फिक्र मत कीजिए, हम ऐसा इंतजाम करेंगे कि आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाएं। इतना कहकर वे लोग उस ड्राइवर को घसीट कर वहां से ले जाते हैं। ड्राइवर लगातार विरोध करता रहता है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। मैं दूर खड़ा देखता हूं कि उसे एक सुनसान गली में ले जाया जा रहा है, जिसके बाद मुझे हल्की हल्की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। इसके बाद लूक फीफी मेरी तरफ देखकर कहती है, चलो घर चलते हैं। जिस पर मैं सिर हिलाता हूं और उसके साथ कार में बैठ जाता हूं। अगले ही पल इंजन की तेज आवाज गूंजती है और कार बिजली की तरह सड़क पर दौड़ पड़ती है। बहुत जल्दी हम दोनों लूक फीफी के लग्जरी अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। मैं अपना सामान उठाकर अंदर जाने ही वाला होता हूं कि अचानक रुक जाता हूं। फिर उसकी तरफ मुड़कर कहता हूं, वैसे मेरे फिंगरप्रिंट भी ऐड कर दो, इससे दरवाजा खोलना आसान रहेगा। जिस पर वह तुरंत नाक सिकोड़कर कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे फिंगरप्रिंट क्यों ऐड करूं। यह सुनकर मैं अपना सामान नीचे रख देता हूं और उसी की तरह हाथ बांधकर खड़ा हो जाता हूं। फिर कहता हूं, क्योंकि आज से मैं यहीं रहने वाला हूं, अगर फिंगरप्रिंट नहीं होगा तो अंदर बाहर कैसे आऊंगा। इसके बाद मैं उसके पास जाकर धीरे से उसके कान के पास कहता हूं, या फिर लूक बड़ी मिस खुद मेरी पर्सनल बटर बनना चाहती हैं, दिन भर मेरा दरवाजा खोलने और बंद करने का काम करेंगी। यह सुनते ही लूक फीफी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह तुरंत फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरफ इशारा करके कहती है, जल्दी फिंगरप्रिंट डालो। लेकिन अगले ही पल वह फिर नाराज होकर कहती है, रुको, किसने तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत दी, क्या तुमने मुझसे पूछा भी है। ये मेरा प्राइवेट टेरिटरी है, हम बचपन के दोस्त जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपनी पर्सनल स्पेस में घुसने दूंगी। जिस पर मैं बेपरवाही से जवाब देता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद यहाँ रहना चाहता हूँ, आंटी ने मुझे यहाँ भेजा है। यह सुनते ही लूक फीफी को कुछ समझ आने लगता है। वह मुझे घूरते हुए पूछती है, गुशेन, अभी तुम कह रहे थे कि हम दोनों को फंसाया गया है, क्या ये सब उसी से जुड़ा हुआ है। जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, वाह लुक बड़ी मिस सच में बहुत स्मार्ट है, आखिरकार समझ ही गई। फिर मैं गंभीर होकर उसे पूरी बात बताता हूँ, क्योंकि हम दोनों की जल्द ही एंगेजमेंट होने वाली है, इसलिए दोनों परिवार चाहते हैं कि हम पहले साथ रहें और एक दूसरे को बेहतर समझें। यह सुनते ही लूक फीफी पूरी तरह सन्न रह जाती है। वह अविश्वास से मुझे देखती है और कहती है,
क्या कहा तुमने? मेरी और तुम्हारी एंगेजमेंट? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं कंधे उचकाकर कहता हूँ, पूरी कहानी यही है। बाकी वजह जाननी है तो खुद जाकर आंटी से पूछ लो। मैं तो बहुत थक गया हूँ। इतनी लंबी यात्रा के बाद मुझे बहुत नींद आ रही है, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। बाय बाय। इतना कहकर मैं हाथ हिलाता हूँ और अपना सामान लेकर बेडरूम की तरफ बढ़ जाता हूँ, लेकिन लूक फीफी तुरंत मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लेती है और कहती है, तुम अभी सारी बात साफ साफ बताओ। जब तक नहीं बताओगे कहीं नहीं जाओगे। जिस पर मैं उसकी खींचने की ताकत का फायदा उठाकर सीधे सोफा पर गिर जाता हूँ। फिर आंखें बंद करके ऐसे लेट जाता हूँ जैसे मुझे दुनिया की किसी चीज से मतलब ही ना हो। दरअसल मैं उसे दिखाना चाहता था कि मैं सच में बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन मेरी ये हरकत बचपन की तरह ही उसे चिढ़ाने वाली थी। कुछ देर बाद वह गुस्से में कहती है, कल सुबह मैं घर फोन करूंगी और आंटी से कहूंगी कि वे तुम्हें वापस ले जाएं। यह सुनते ही मैं तुरंत सोफा से उठ बैठता हूँ और कहता हूँ, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, आज से मैं यहीं रहूंगा। क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? जिस पर लूक फीफी नाराज होकर कहती है, ये एंगेजमेंट वाली बात मैं कभी नहीं मानूंगी। जिसके जवाब में मैं शांत स्वर में कहता हूँ, अगर नहीं मानती तो जाकर अपने माता पिता और दादाजी से बात करो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। यह सुनते ही वह फिर चौंक जाती है और कहती है, दादाजी भी इसमें शामिल हैं? अब उसके दिमाग में सवाल ही सवाल घूम रहे थे। उसे इतना परेशान देखकर मैं कहता हूँ, कल रात घर चलकर सब बड़ों से पूछ लेना, जो समझ ना आए सीधे उनसे पूछना। लेकिन यह सुनकर वह और ज्यादा असंतुष्ट हो जाती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इससे बाहर रहो? नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगे। जिस पर मैं कंधे उचकाकर कहता हूँ, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर मैं काफी एक्साइटेड था। मुझे पहले से अंदाजा था कि कल घर पर बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। फिर मुझे कुछ याद आता है और मैं कहता हूँ, अरे हाँ, कल सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है ना, मुझे उठाना मत भूलना। यह सुनते ही वह हैरानी से पूछती है, तुम मेरे साथ यूनिवर्सिटी क्यों जाओगे? जिसके जवाब में मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, क्योंकि कल से मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हूँ। यह सुनते ही लूक फीफी पूरी तरह जड़ हो जाती है। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि उसने क्या सुना है। लेकिन मैं उसकी परवाह किए बिना गुनगुनाते हुए बाथरूम में चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैं ब्रश करके फ्रेश होकर और नाइट ड्रेस बदलकर बाहर आता हूँ तो बस इतना कहता हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। अगली सुबह भले ही लूक फीफी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं उसके साथ जाऊं, लेकिन वह मुझे घर पर अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए आखिरकार वह मुझे अपनी कार में बैठाकर यूनिवर्सिटी ले जाती है। जिस यूनिवर्सिटी में लूक फीफी पढ़ती है वह किसी आम यूनिवर्सिटी जैसी नहीं लगती। उसका कैंपस इतना शानदार है कि वह किसी लग्जरी रिसोर्ट से कम नहीं दिखाई देता। जब हम यूनिवर्सिटी गेट से कुछ 100 मीटर दूर पहुंचते हैं तभी मैं अचानक चिल्लाता हूँ, रुको रुको रुको, यहीं मुझे उतार दो। जिस पर लूक फीफी कार रोककर हैरानी से पूछती है, अभी तो यूनिवर्सिटी आई ही नहीं, तुम यहाँ उतरना क्यों चाहते हो? जिसके जवाब में मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ। फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, लूक बड़ी मिस, तुम इस यूनिवर्सिटी के सबसे फेमस पर्सन हो। अगर मैं तुम्हारे साथ अंदर गया तो मेरी जिंदगी में एक भी शांत दिन नहीं बचेगा। जिस पर वह और ज्यादा उलझन में पड़ जाती है। हालांकि उसे मेरी बात समझ नहीं आती, लेकिन वह मुझे छोड़ने का इरादा भी नहीं रखती। फिर वह धीरे धीरे मेरे करीब आती है और मुस्कुराकर कहती है, अरे वाह गुशेन, विदेश की एक ट्रिप ने तुम्हें इतना डरपोक बना दिया। उसकी खुशबू मेरे आसपास फैलने लगती है, जिसे फील करते ही मेरे कानों के पास हल्की लाली आ जाती है। मैं नजरें चुराते हुए ऊंची आवाज में कहता हूँ, डरपोक? मैं? क्या मजाक कर रही हो? क्या तुम्हें न लगता है कि मैं उनसे डरता हूँ? फिर मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, लूक फीफी, लगता है तुमने मुझे बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया है। मेरी बात सुनकर लूक फीफी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है, जिस पर वह कहती है, अच्छा ऐसा है तो चलो फिर साथ में यूनिवर्सिटी चलते हैं। जिसके जवाब में मैं तुरंत कहता हूँ, चलो तो चलो, जो नहीं गया और चौने गया वो कुत्ता। यह सुनकर लूक फीफी कुछ नहीं कहती, बस एक्सेलरेटर दबाती है और कार को सीधे यूनिवर्सिटी के अंदर ले जाती है। इसके बाद जैसे ही हम पार्किंग एरिया पहुंचते हैं मैं बिना उसकी तरफ देखे कार से उतर जाता हूं और सीधे आगे बढ़ने लगता हूं। मैं आराम से कैंपस में घूमता रहता हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि लूक फीफी कहीं दिखाई नहीं दे रही। जिस पर मैं वापस मुड़ने का सोचता हूं, लेकिन तभी अचानक एक चश्मा पहने लड़की से टकरा जाता हूं। टक्कर लगते ही लड़की हल्की सी कराहती है। उसकी खूबसूरत आंखों में आंसुओं की हल्की चमक उभर आती है। यह देखकर मैं तुरंत माफी मांगता हूँ, सॉरी क्लासमेट, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जिसके जवाब में वह धीरे से मुस्कुराकर कहती है, मैं ठीक हूँ, वैसे गलती मेरी भी है, मैं भी रास्ता नहीं देख रही थी। इसके बाद वह मुझे गौर से देखती है और पूछती है, तुम नए स्टूडेंट हो क्या? मैंने तुम्हें पहले कभी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। जिस पर मैं हंसकर कहता हूँ, हाँ ऐसा ही समझ लो, आज मेरा यहाँ पहला दिन है। ये सुनकर वह कहती है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कैंपस घुमा देती हूँ। वैसे तुम यहाँ अकेले आए हो या किसी के साथ? मैं पहले लूक फीफी का नाम लेने वाला था, लेकिन अभी भी उससे थोड़ा नाराज था, इसलिए कह देता हूँ मैं अकेला आया हूँ। जिस पर वह मुस्कुराकर कहती है, ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी गाइड बन जाती हूँ। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। फिर मैं अपना परिचय देते हुए कहता हूँ, वैसे मेरा नाम गू शेन है, और तुम्हारा? जिस पर लड़की अपनी आंखें हल्की सी मोड़ते हुए मुस्कुराती है और कहती है, हेलो गू शेन, मेरा नाम झो मियाओ है। इसके बाद हम दोनों साथ साथ कैंपस में घूमते हुए बातें करने लगते हैं। हमारी बातचीत का माहौल काफी अच्छा और आरामदायक रहता है। उधर दूसरी तरफ लूक फीफी पार्किंग से बाहर निकलती है, लेकिन उसे मेरा कहीं पता नहीं चलता। जिस पर वह भौहें सिकोड़कर मन ही मन सोचती है, गूशेन
तुम सच में लोगों की टेंशन बढ़ाने में माहिर हो। पता नहीं मैं अपना मंगेतर ढूंढ रही हूँ या कोई छोटा भाई पाल रही हूँ। इसके बाद वह गहरी सांस लेती है और मुझे फोन लगाती है, लेकिन मेरा फोन लगातार बंद आता है, जिसे देखकर वह मजबूर होकर प्रिंसिपल को कॉल करती है और फिर पूरे कैंपस में मुझे ढूंढना शुरू कर देती है। उधर मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, क्योंकि मेरा फोन काफी पहले ही बंद हो चुका था। इसलिए मैं आराम से झू मियाओ के साथ बातें करता रहता हूँ, जबकि दूसरी तरफ लूक फीफी पूरे यूनिवर्सिटी में मुझे खोजते खोजते परेशान हो रही होती है। वह मन ही मन बड़बड़ाती है, गुशेन, अगर तुम मेरे हाथ लग गए ना तो तुम्हारी खैर नहीं। इधर मेरी और झो मियाओ की बातचीत काफी अच्छी चल रही होती है। बातों बातों में मुझे पता चलता है कि वह यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट है। उसका नाम हमेशा रैंकिंग लिस्ट में सबसे ऊपर रहता है, जिस पर मैं मजाक करते हुए कहता हूँ, हमारी जैसी रिच किड्स वाली यूनिवर्सिटीज में ब्यूटी रैंकिंग भी जरूर होती होगी ना। फिर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, मुझे तो लगता है कि तुम्हें ही कैंपस क्वीन होना चाहिए। तुम खूबसूरत भी हो, पढ़ाई में भी टॉप हो और पर्सनैलिटी भी कमाल की है। ये सुनकर झो मियाओ हल्का सा शर्माती है और कहती है, थैंक यू, लेकिन मैं कैंपस क्वीन नहीं हूँ, मेरी इतनी हैसियत कहाँ। जिस पर मैं हैरानी से कहता हूँ, क्या तुम्हारे जैसी लड़की भी कैंपस क्वीन नहीं है? फिर अचानक मेरे दिमाग में एक नाम आता है और मैं कहता हूँ, रुको, कहीं इस यूनिवर्सिटी की कैंपस क्वीन लूक फीफी तो नहीं है? यह नाम सुनते ही झो मियाओ का चेहरा थोड़ा बदल जाता है। वह चश्मा ठीक करते हुए पूछती है, तुम उसे जानते हो? जिस पर मैं हंसकर कहता हूँ, थोड़ा बहुत, वैसे लगता है वह यहाँ काफी फेमस है। झो मियाओ सिर हिलाकर कहती है, हाँ, बहुत फेमस है, उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती है। कोई भी अच्छा दिखने वाला लड़का हो, वह उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। यह सुनकर मैं तुरंत कहता हूँ, क्या बात कर रही हो, मैं उसे पसंद करूं? बिल्कुल नहीं। जिसके जवाब में झो मियाओ हंस पड़ती है और कहती है, सच? मुझे तो लगा था कि तुम भी उसके फैंस में से एक हो। जिस पर मैं नाक सिकोड़ते हुए कहता हूँ, उस जैसी बदतमीज लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जॉनी। अगर मुझे चुनना हो तो मैं तुम्हें उससे 1000 गुना बेहतर मानूंगा। फिर मैं बिना रुके कहता हूँ, उसमें खास है ही क्या, बस घर अमीर है और थोड़ी बहुत खूबसूरती है, ऊपर से गुस्सैल, जिद्दी और मूड स्विंग वाली। जो भी उससे शादी करेगा उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मेरी बातें सुनकर झो मियाओ पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि शायद पहली बार उसने किसी को लूक फीफी के बारे में इस तरह बोलते हुए सुना था। वह मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं कोई एलियन हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे चेहरे पर मौजूद नापसंदगी देखकर वह हंस पड़ती है, जिसके बाद उसके और मेरे बीच की दूरी भी काफी कम हो जाती है। मौका देखकर मैं तुरंत कहता हूँ, वैसे मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरी क्लास कौन सी है। झो मियाओ, अपना क्लासरूम नंबर बता दो ना, बाद में अगर कुछ समझ नहीं आया तो मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आ जाऊंगा। मेरे हिसाब से झो मियाओ जैसी खूबसूरत और इंटेलिजेंट लड़की से दोस्ती करना बिल्कुल गलत फैसला नहीं था। कौन जाने आगे चलकर नोट्स भी काम आ जाएं। जिस पर वह मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, मेरी क्लास तीसरी मंजिल पर है, अगर कुछ समझ ना आए तो सीधे मेरे पास आ जाना। यह सुनकर मैं खुश हो जाता हूँ। फिर चारों तरफ नजर घुमाता हूँ और देखता हूँ कि कैंपस लगभग खाली हो चुका है। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस में जा चुके थे। जिस पर मैं झो मियाओ से कहता हूँ, ठीक है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मुझे पहले प्रिंसिपल ऑफिस जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, बाद में फ्री हुआ तो फिर मिलने आऊंगा, बाय बाय। इतना कहकर मैं प्रिंसिपल बिल्डिंग की तरफ बढ़ जाता हूँ। उधर प्रिंसिपल ऑफिस में एक अलग ही सीन चल रहा होता है। जैसे ही प्रिंसिपल मुझे देखते हैं, वे लगभग 3 सेकंड तक शॉक में खड़े रह जाते हैं, फिर अगले ही पल जल्दी से उठकर मेरे लिए फ्रूट्स और ड्रिंक्स मंगवाते हैं, जिसके बाद बड़े सम्मान से कहते हैं, यंग मास्टर गू, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह चुपके से बाहर निकलते हैं और तुरंत लूक फीफी को फोन लगा देते हैं। फोन उठते ही वह धीरे से कहते हैं, मिस लूक, यंग मास्टर गू अभी प्रिंसिपल ऑफिस में है। दूसरी तरफ से लूक फीफी को जवाब देती है, जिसे सुनकर प्रिंसिपल तुरंत कहते हैं, जी समझ गया। फिर वह आदर से कहते हैं, मिस लूक, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप आराम से क्लास में जाइए। थोड़ी देर में मैं होमरूम टीचर को भेजकर यंग मास्टर गू को आपकी क्लास तक पहुंचवा दूंगा। कॉल खत्म होते ही प्रिंसिपल राहत की सांस लेते हैं, जैसे उनके सिर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन अगले ही पल वह फिर से अपना फोन उठाते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को कॉल लगा देते हैं। कुछ देर बाद एक आदमी हड़बड़ाता हुआ अंदर आता है, जिसने काले फ्रेम का चश्मा पहना होता है और उसके चेहरे पर बेहद सीरियस एक्सप्रेशन होता है। जिस पर वह बड़े सम्मान से पूछता है, सर, आपने मुझे इतनी जल्दी बुलाया है, क्या कोई इमरजेंसी बात है? जिसके जवाब में प्रिंसिपल कहता है, यह नया स्टूडेंट है जो अभी अभी हमारे स्कूल में ट्रांसफर होकर आया है। इसका नाम गुचेन है। पहले यह विदेश के एक नोबल हाई स्कूल में पढ़ता था, जहां इसके परिवार ने अरबों खर्च किए थे। इसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बेहद शानदार रही है। आप इसे इसकी क्लास तक छोड़ आइए। ये उन रेयर स्टूडेंट्स में से है जो सीधे फिनिश लाइन पर पैदा हुए हैं, इसलिए इसे स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। मेरी बात समझ गए ना? प्रिंसिपल की बात के पीछे छिपा मतलब वह मेल टीचर कैसे नहीं समझता। जिस पर वह तुरंत जवाब देता है, जी सर, ये बिल्कुल समझ गया। यह कहकर टीचर बड़े आज्ञाकारी तरीके से मुझे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद मैं उसके पीछे पीछे चलते हुए क्लास के दरवाजे तक पहुंचता हूं और मन ही मन बड़बड़ाने लगता हूं। अभी प्रिंसिपल के ऑफिस में जब वह लगातार मेरी पढ़ाई की तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था, तब मुझे हंसी रोकने के लिए अंदर से पूरी ताकत लगानी पड़ी थी, यहाँ तक कि होंठ भी काट लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी इस बार मैं देश वापस पढ़ने नहीं बल्कि टाइम पास और थोड़ा मजा लेने आया हूँ,
इसलिए ऐसी छोटी मोटी बातें मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती। फिर टीचर गला साफ करता है और मुझे लेकर पूरे रौब से क्लास के अंदर एंटर करता है, जिस पर वह छात्रों से कहता है, यह हमारे क्लास का नया एक्सचेंज स्टूडेंट है, इसका नाम गु चेन है। अब यह खुद अपना इंट्रोडक्शन देगा, जिस पर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, सभी महानुभावों को नमस्कार, मेरा नाम गु चेन है, जेंडर पूरी तरह मेल है और मेरा हॉबी सुंदर लड़कियों को देखना है। आगे से उम्मीद है आप लोग मुझ पर थोड़ा रहम करेंगे। मेरी इस अजीब और मजाकिया इंट्रोडक्शन को सुनते ही पूरी क्लास ठहाके मारकर हंसने लगती है, जिस पर कई स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाते हुए बातें करने लगते हैं। मैं पूरे क्लास पर नजर दौड़ाता हूँ और देखने लगता हूँ कि यहाँ कोई खूबसूरत लड़की है भी या नहीं। आखिर मैं गु चेन हूँ, बैठना है तो किसी ब्यूटी के पास ही बैठूंगा, कम से कम पढ़ाई करते हुए आंखों को सुकून तो मिलता रहेगा। मैं मन ही मन सोचता हुआ क्लास को ऑब्जर्व करता रहता हूँ। आखिर यह अमीर घरानों के बच्चों का स्कूल है, जिस पर एक नजर डालते ही कई खूबसूरत लड़कियां दिखाई दे जाती हैं। लेकिन अफसोस, मैं पहले ही झो मियाओ जैसी टॉप ब्यूटी से मिल चुका था, इसलिए अब बाकी सभी को उससे कंपेयर करूं तो फर्क साफ नजर आता है। उसी समय टीचर फिर से बोलता है, गु चेन, तुम्हें किसके साथ बैठना है? अगर सामने वाला स्टूडेंट एग्री कर दे तो तुम जहां चाहो बैठ सकते हो। टीचर की यह बात सुनते ही क्लास की लड़कियां एक्साइटमेंट से उछल पड़ती हैं। गु चेन, इधर आकर मेरे साथ बैठो, मैं रोज तुम्हें ब्रेकफास्ट खिलाऊंगी, मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बैठो। अगर होमवर्क में कोई दिक्कत हुई तो मैं सब संभाल लूंगी। मिल्क टी, स्नैक्स जो चाहो मैं रोज दूंगी। हैंडसम बॉय, मैं तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट भी बन सकती हूँ। जैसे ही एक लड़की यह बात कहती है, बाकी लड़कियां तुरंत उसे घूरने लगती हैं। यह देखकर मुझे काफी मजा आता है, जिस पर मैं बोलने ही वाला होता हूँ, वैसे हमारी क्लास में सबसे सुंदर लड़की कौन है? लेकिन मेरी यह बात सुनते ही पूरी क्लास अचानक फ्रीज हो जाती है, जिसके बाद सभी एक साथ अपनी गर्दन घुमाकर एक ही दिशा में देखने लगते हैं। उनके चेहरे देखकर साफ लग रहा था कि मामला कुछ अलग ही है, जिस पर मैं भी उनकी नजरों का पीछा करता हूँ और उधर देखने लगता हूँ। तब मुझे क्लास के सबसे पीछे खिड़की के पास मौजूद VIP सीट नजर आती है। मैं सोचता हूँ, क्या सबसे खूबसूरत लड़की आज स्कूल नहीं आई? आखिर गु चेन हूं तो निशाना भी सबसे बेहतरीन ब्यूटी पर ही लगाऊंगा। लेकिन वहां पहुंचकर देखता हूं कि दोनों सीटें खाली पड़ी हैं, जिस पर मैं मुस्कुराता हूं और आराम से जाकर खाली सीट पर बैठ जाता हूं। टीचर वेई, मैं यहीं बैठूंगा। ये सुनकर टीचर वेई का चेहरा अजीब सा हो जाता है, लेकिन फिर वह मजबूरी में कहता है, अगर तुम्हें पसंद है तो बैठ जाओ। इसके बाद वह जोर से चिल्लाता है, सब शांत हो जाओ, आगे से तुम सब सीनियर स्टूडेंट्स की तरह नए स्टूडेंट का ख्याल रखोगे, आपस में प्यार और यूनिटी बनाए रखोगे, समझ गए? जी सर, ठीक है, अब किताबें निकालो और पढ़ाई शुरू करते हैं। लेकिन इस समय किसी का भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होता है। लड़कियां चोरी छिपे बार बार पीछे मुड़कर मुझे देख रही होती हैं, जबकि लड़के मुझे ऐसे घूर रहे होते हैं जैसे अभी जिंदा निकल जाएंगे। जैसे ही क्लास खत्म होती है, मैं बोर होकर लू फीफी को ढूंढने का फैसला करता हूँ। मैं देखना चाहता था कि वह यहाँ कैसी जिंदगी जी रही है, जिस पर मैं दूसरे फ्लोर पर पहुंचता हूँ और सीधे उसकी क्लास की तरफ बढ़ जाता हूँ। क्लास में झांकते ही मेरी नजर तुरंत लू फीफी पर पड़ती है, लेकिन अगले ही पल मैं देखता हूँ कि वह किसी दूसरे लड़के के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। यह देखकर मेरे अंदर अजीब सा जेलसी वाला फील आने लगता है। आखिर चाहे जो हो, अभी भी हमारा रिश्ता नाम का ही सही मौजूद तो है, जिस पर मैं मन ही मन गुस्से से भर जाता हूँ। लू फीफी, तुम भी कमाल करती हो। मैं आज ही नए स्कूल में आया हूँ, यहाँ किसी को नहीं जानता, इतनी दूर चलकर तुमसे मिलने आया हूँ और तुम मुझे ढूंढने की बजाय किसी और लड़के के साथ बातें कर रही हो। जितना सोचता हूँ उतना ही गुस्सा बढ़ता जाता है। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, जिस पर मैं हल्का सा मुस्कुराकर सोचता हूँ, लू फीफी, अगर तुमने मुझे इग्नोर किया है तो मुझे भी कुछ करने का हक है। इसके बाद मैं एक लड़की को रोककर कहता हूँ, एक्सक्यूज मी, क्या तुम लू फीफी को बाहर बुला सकती हो? बस उससे कहना कि उसका हस्बैंड उसे पकड़ने यहाँ तक आ गया है। मेरी बात सुनते ही लड़की की आंखें चमक उठती हैं। वाह, इतना बड़ा स्कैंडल, मैं अभी जाकर बताती हूँ। फिर वह एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए क्लास के अंदर भागती है। लू फीफी, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया है। यह सुनते ही पूरी क्लास, जो अभी तक बाजार की तरह शोर मचा रही थी, अचानक पूरी तरह शांत हो जाती है। मैं बाहर खड़ा खड़ा आसानी से इमेजिन कर सकता था कि अंदर बैठे सभी स्टूडेंट्स अभी हैरानी से आंखें फाड़े हुए होंगे। कुछ मिनट बाद लू फीफी बेहद काले पड़े चेहरे और गुस्से से भरे एक्सप्रेशन के साथ क्लास से बाहर निकल आती है। मैं हाथ हिलाकर इशारा करता हूँ कि मैं यहीं खड़ा हूँ और उसे आवाज लगाता हूँ, जिस पर लू फीफी मुझे घूरते हुए कहती है, गुचेन, आधी आंख से देखकर भी पहचान सकती हूँ कि यह सब तुम्हारी ही करतूत है, फिर से शरारत करने यहाँ चले आए हो, है ना? जिसके जवाब में मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ, लू फीफी, तुम्हें तो बस दूसरे लड़कों के साथ खड़े होकर बातें करनी आती हैं, मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। आज रात घर वापस चलो, फिर देखना मैं मॉम को सब बता दूंगा ताकि वह तुम्हारी अच्छी क्लास लें। यह सुनकर लू फीफी लंबी सांस छोड़ती है और दांत पीसते हुए कहती है, गुचेन, आखिर तुम कितना हंगामा मचाओगे तभी चैन मिलेगा? सुबह का हिसाब भी अभी बाकी है। गाड़ी से उतरते ही ऐसे गायब हुए जैसे पीछे भूत पड़ गए हों। फोन करके करके मेरा हाल खराब हो गया और तुमने एक कॉल तक नहीं उठाई। पता है मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते
कितनी परेशान हुई हूँ। यह कहकर वह नाराजगी भरी नजरों से मुझे देखती है, लेकिन मेरा ध्यान उसकी बातों पर कम और उसके पीछे ज्यादा होता है, जिस पर मैं देखता हूँ कि वह लड़का जो अभी थोड़ी देर पहले लूफीफी के साथ बड़ी नजदीकियां बढ़ा रहा था, अब यहाँ तक उसके पीछे पीछे चला आया है। उसकी नजरें लगातार हमारी तरफ टिकी हुई थीं। उसे देखकर मेरे अंदर का विलन अचानक जाग उठता है, जिस पर मैं बिना कुछ सोचे लूफीफी की कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता हूँ। यह नजारा देखते ही उस लड़के का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है, उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आखिर लू फैमिली की यंग मिस के सामने उसकी औकात ज्यादा नहीं थी, इसलिए वह बस वहीं खड़ा खड़ा हमें जाते हुए देखता रहता है और गुस्से से दांत पीसता रहता है। इसके बाद मैं लू फिफेई को भीड़ से दूर एक सुनसान जगह पर ले आता हूँ, जिस पर उसे आखिर समझ आता है कि मैंने क्या किया था। वह झटके से मेरा हाथ हटाती है और आंखें तरेरते हुए कहती है, किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी? मेरे साथ ऐसी बदतमीजी करने की जुर्रत कैसे हुई? क्या मैं इन दिनों तुम पर ज्यादा मेहरबान हो गई हूँ जो अब सिर पर चढ़ने लगे हो? यह सुनकर मैं तुरंत सफाई देने लगता हूँ। मैंने बस देखा कि तुम उस लड़के के साथ बड़ी क्लोज होकर बातें कर रही थी, तो थोड़ा सा जेलसी फील हो गया था, बस थोड़ा सा ही। उसी वजह से ये आइडिया दिमाग में आ गया। मैं तो बस चाहता था कि वह लड़का तुमसे दूरी बना ले, इसलिए मैंने सबको बता दिया कि तुम मेरी हो। फिर मैं दोनों हाथ उठाकर कहता हूँ, कसम से मेरा किसी को जानबूझकर परेशान करने का इरादा नहीं था। जिस पर मैं तुरंत माफी मांगते हुए बोलता हूँ, प्लीज इस बार माफ कर दो, मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। लू फिफेई फिर गुस्से में कहती है, गुचेन, क्या तुम आगे से थोड़ा कम पागलपन नहीं कर सकते? एक दिन चैन से स्कूल आकर पढ़ भी नहीं सकती मैं? मेरी बस इतनी सी इच्छा है कि आराम से स्कूल आऊं और घर चली जाऊं। क्या तुम इस छोटी सी विश को पूरा नहीं कर सकते? उसके अंदर बढ़ते गुस्से को देखकर मैं तुरंत टॉपिक बदल देता हूँ, तुम्हें भूख नहीं लगी? चलो पहले कुछ खा लेते हैं, पेट भर जाएगा तो दिमाग भी सही काम करेगा। इतना कहकर मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ और सीधे कैफेटेरिया की तरफ भागने लगता हूँ। जैसे ही हम कैफेटेरिया के अंदर पहुंचते हैं, लू फीफी की नजर तुरंत अपने दोस्तों पर पड़ जाती है, जिस पर वह पलक झपकते ही मेरा हाथ झटकती है और सीधे उनकी तरफ भाग जाती है, मुझे अकेला छोड़कर। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ और बैठने की जगह ढूंढने लगता हूँ। तभी मेरी नजर एक बेहद खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो चुपचाप खाना खा रही होती है, जिस पर मैं अपनी पूरी बेशर्मी एक्टिवेट करके उसके पास पहुंच जाता हूँ। हेलो ब्यूटीफुल स्टूडेंट, कैफेटेरिया आज बहुत क्राउडेड है, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? लड़की धीरे से सिर उठाकर मुझे काफी देर तक देखती रहती है, फिर बेहद ठंडी आवाज में सिर्फ एक शब्द बोलती है, ठीक है। जिस पर मैं खुशी खुशी उसके सामने बैठ जाता हूँ। बैठने के बाद मैं चोरी छिपे उसके चेहरे को देखने लगता हूँ। सच कहूँ तो ये लड़की पूरी तरह मेरी पसंद की कैटेगरी में आती थी। उसके अंदर एक अलग ही कोल्ड और पावरफुल ऑरा था। ऐसा पर्सनालिटी देखकर कोई भी लड़का आसानी से अट्रैक्ट हो सकता था। जितनी खतरनाक दिख रही थी उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस भी लग रही थी, जिस पर मैं समझदारी दिखाते हुए चुपचाप खाना खाने लगता हूँ और अपनी इमेज खराब नहीं करता। खाना खत्म होने के बाद मैं वापस क्लास में लौट आता हूँ। दोपहर का पहला सब्जेक्ट चाइनीज लिटरेचर होता है, जो मुझे किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगता। कुछ देर बाद अचानक मुझे एहसास होता है कि मेरे साथ वाली सीटों पर बैठे तीनों स्टूडेंट्स अब तक गायब थे और अब जाकर क्लास में पहुंचे हैं, जिस पर मैं उत्सुकता से उनकी तरफ देखने लगता हूं और अगले ही पल मेरी आंखें फैल जाती हैं। अरे, यह तो वही कोल्ड ब्यूटी है जिसके साथ मैं अभी कैफेटेरिया में बैठा था। यह देखकर मैं तुरंत खुश हो जाता हूँ। फिर मैं थोड़ा पास खिसक कर उसके कान के पास धीरे से बोलता हूँ, दुनिया सच में बहुत छोटी है, हम फिर मिल गए, काफी डेस्टिनी वाली बात है ना? लेकिन लड़की का चेहरा बिल्कुल नहीं बदलता, जिस पर वह बस एक ठंडी नजर मेरी तरफ डालती है और हल्का सा सिर हिला देती है, जैसे उसे याद हो कि मैं कौन हूँ। उसे इतना शांत देखकर मेरे अंदर की शरारत फिर जाग जाती है। मैं मुस्कुराते हुए पूछता हूँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गुचेन है, मैं अभी अभी स्कूल में ट्रांसफर होकर आया हूँ। लेकिन वह मुझे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। सिर्फ उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। जितना वह मुझे इग्नोर करती है उतना ही मेरा उसे छेड़ने का मन करता है, जिस पर मैं फिर बोलता हूँ, ब्यूटीफुल गर्ल, कम से कम अपना नाम तो बता दो, थोड़ा इन्फो ही दे दो। काफी देर तक मेरी बकबक सुनने के बाद आखिर उसकी पेशेंस जवाब दे देती है। वह गुस्से में एक कागज निकालती है और उस पर तेजी से 2 बड़े अक्षरों में वो शिन लिख देती है। इसके बाद वह कागज मेरी तरफ फेंक देती है। आखिर मुझे उसका नाम मिल ही जाता है, जिस पर मैं तुरंत सीधा होकर बैठ जाता हूँ और एक आज्ञाकारी पप्पी की तरह चुप हो जाता हूँ। अब मेरे पास मिशन कंप्लीट हो चुका था, इसलिए और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं थी। ये बोरिंग क्लास मेरे लिए किसी हाई डोज स्लीपिंग मेडिसिन से कम नहीं लगती है, जिस पर मेरी आंखें बार बार बंद होने लगती हैं और मैं लगातार ऊँघता रहता हूँ। दूसरी तरफ मेरे बिल्कुल बगल में बैठी वो शिन बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रही होती है। उसकी नजरें किताब के हर शब्द पर टिकी रहती हैं। इसी दौरान टीचर मुझे भी खड़ा करके एक सवाल का जवाब देने के लिए बुलाता है। जैसे तैसे पूरा दिन गुजरता है और आखिरकार छुट्टी का समय आ जाता है। जैसे ही टीचर क्लास से बाहर जाता है, मैं तुरंत अंगड़ाई लेता हूँ और सोचता हूँ कि थोड़ी देर की नींद पूरी कर लूं, जिस पर मैं डेस्क पर सिर रखकर ऐसी नींद में डूब जाता हूँ कि मुझे दुनिया की कोई खबर नहीं रहती। पता नहीं कितना वक्त गुजर जाता है। फिर अचानक झो मियाओ मुझे हिलाकर जगाती है, जिस पर मैं आंखें मलते हुए उठता हूँ और देखता हूँ कि पूरी क्लास में अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। झो मियाओ हल्की आवाज में कहती है, स्कूल खत्म हो गया है, क्या तुम अभी भी सोने का प्लान बना रहे हो? मेरा सुस्त चेहरा देखकर वह हल्का सा मुस्कुराती है और फिर कहती है,
अगर जल्दी नहीं निकले तो गार्ड दरवाजा बंद कर देगा। क्या सच में आज रात यहीं सोने वाले हो? जिस पर मैं तुरंत सिर हिलाता हूँ और जल्दी से खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन क्लास से बाहर निकलने से पहले मैं पलटकर उसकी तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, मुझे जगाने के लिए थैंक्स। फिर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है, तुम भी जल्दी घर चली जाना। लड़कियों के लिए देर तक बाहर रहना सेफ नहीं होता। इतना कहकर मैं वहां से निकल जाता हूँ। जिसके बाद झो मियाओ अपनी सीट पर बैठी बैठी मेरी जाती हुई पीठ को देखती रहती है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रहती है। क्लास से बाहर निकलते ही मैं फोन निकालकर लू फिफेई को कॉल करता हूँ, लेकिन चाहे जितनी बार कॉल करूं वह फोन नहीं उठाती। जिस पर मैं मन ही मन बड़बड़ाता हूँ, यह लू फिफेई फिर कौन सा नया ड्रामा कर रही है। आखिर हमने तय किया था कि आज साथ में लू फैमिली वापस जाएंगे। काफी देर बाद जाकर उसका कॉल लगता है, जिसके जवाब में वह बड़े आराम से कहती है, मैं तो घर पहुंच चुकी हूँ, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। यह सुनते ही मैं चिढ़कर बोलता हूँ, क्या तुम मेरा इंतजार भी नहीं कर सकती थी? लू फीफी, आज तो तुमने हद कर दी, घर पहुंचने दो, मैं मॉम से तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगा। फोन काटने के बाद मैं गुस्से में स्कूल गेट की तरफ बढ़ता हूँ और टैक्सी का इंतजार करने लगता हूँ। इसी दौरान मैं पैरों से कंकड़ मारते हुए खड़ा रहता हूँ कि तभी मेरी नजर झो मियाओ पर पड़ती है, जो धीरे धीरे स्कूल से बाहर आ रही होती है। हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं और लगभग एक साथ पूछ बैठते हैं, तुम अभी तक घर नहीं गए? जिस पर दोनों हल्का सा हंस पड़ते हैं। उसी समय एक काली कार आकर सड़क किनारे रुकती है। झो मियाओ उसे देखकर आगे बढ़ती है, लेकिन फिर मेरी तरफ देखकर रुक जाती है। कुछ पल हिचकिचाने के बाद वह हिम्मत जुटाकर पूछती है, गुचेन, तुम कहाँ जा रहे हो? अगर चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ। मैं तुरंत हाथ हिलाकर मना करता हूँ, नहीं नहीं, मेरी कार भी आने वाली है, तुम जल्दी घर जाओ, कल मिलते हैं। जिस पर वह हल्का सा सिर हिलाती है और कार में बैठकर चली जाती है। उसकी कार के जाने के कुछ देर बाद मेरी टैक्सी भी आ जाती है। भैया टाइशन विला चलिए, ज्यादा समय नहीं लगता और मैं लू फैमिली के मेन मंशन पहुंच जाता हूँ। लेकिन जैसे ही गेट के पास पहुंचता हूँ, सामने का नजारा देखकर मैं पूरी तरह रुक जाता हूँ। एक लंबी लाइन में नौकर खड़े होते हैं और मुझे देखते ही जोर से बोलते हैं, यंग मास्टर, आपका स्वागत है। यह सब देखकर मैं करीब 5 सेकंड तक वहीं खड़ा रह जाता हूँ। फिर मैं अजीब सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाता हूँ और अंदर चला जाता हूँ। लेकिन जैसे ही अंदर कदम रखता हूँ, अचानक ऊपर से रंग बिरंगे रिबन और कन्फेट्टी मेरे ऊपर गिरने लगते हैं। जिस पर मैं चौंक कर ऊपर देखता हूँ। तभी लू मदर खुशी से कहती हैं, अरे हमारा गुचेन आ गया। इसके बाद वह मुझे और लू फिफेई को पकड़कर सीधे हॉल के अंदर ले जाती हैं। मैं चारों तरफ नजर दौड़ाता हूँ और देखता हूँ कि पूरा हॉल किसी सेलिब्रेशन की तरह सजाया गया है। हर गेस्ट शानदार कपड़ों में मौजूद होता है। यह देखकर मेरी भौहें सिकुड़ जाती हैं। जिस पर मैं धीरे से लू फिफेई की तरफ देखता हूँ। तब वह मेरे कान के पास आकर फुसफुसाती है, ये हमारी एंगेजमेंट पार्टी है, मॉम ने खुद ऑर्गेनाइज की है। उनका कहना था कि शुभ दिन का इंतजार क्यों करना, इसलिए आज ही सब कर दिया। यह सुनकर मैं कुछ पल के लिए पूरी तरह चुप हो जाता हूँ। जिस पर लू फीफी आगे कहती है, इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं है, हकीकत एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वह कुछ और कहने ही वाली होती है कि तभी कुछ गेस्ट्स हमारी तरफ आते दिखाई देते हैं। जिस पर वह तुरंत मुस्कुराती है, मेरा हाथ पकड़ती है और साथ ही चुपके से मुझे जोर से चिकोटी भी काट देती है। गेस्ट्स के जाते ही हम दोनों फिर से एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं। इसी बीच लू मदर की आवाज सुनाई देती है, गुचैन, फिफेई, तुम दोनों कहाँ हो? जल्दी यहाँ आओ, और ना दी यहाँ आओ, मैंने खास तुम्हारी एंगेजमेंट के लिए एक बहुत खूबसूरत केक बनवाया है। जिस पर मैं मजबूरी में जवाब देता हूँ, जी अभी आए। फिर मैं लू फिफेई का हाथ पकड़कर केक की तरफ बढ़ता हूँ, लेकिन वहां पहुंचते ही मैं हैरान रह जाता हूँ। हमारे सामने 10 मंजिला विशाल केक रखा होता है। वह किसी छोटे पैलेस जैसा दिखाई देता है। मैं चोरी छिपे लू फिफाई की तरफ देखता हूँ, जिस पर वह केक को देखकर आंखें सिकोड़कर मुस्कुरा रही होती है और साफ नजर आ रहा होता है कि उसे ये केक बेहद पसंद आया है। इसी दौरान लू फादर मेरे कंधे पर हाथ रखते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, गुचेन, आगे से फिफेई का अच्छे से ख्याल रखना, मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप रहा हूँ, कभी उसका दिल मत दुखाना। जिस पर मैं चुपचाप उनकी बात सुनता हूँ। फिर ग्रैंडपा लू भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम दोनों को साथ देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, बस तुम दोनों हमेशा खुश रहो, मेरे लिए यही सबसे कीमती बात है। यह सुनकर लू फिफेई होंठ फुला लेती है और धीरे से बड़बड़ाती है, कमाल है, किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं शादी करना चाहती भी हूँ या नहीं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर ग्रैंडपा लू पर पड़ती है, वह तुरंत चुप हो जाती है। इसके बाद ग्रैंडपा लू ऊंची आवाज में घोषणा करते हैं, आज से गुचेन और लू फिफाई आधिकारिक रूप से एंगेज्ड हैं, और चूंकि दोनों की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए शादी की कोई जल्दी नहीं है। जब फिफाई ग्रेजुएशन पूरी कर लेगी, तब दोनों विदेश जाकर मैरिज रजिस्ट्रेशन करेंगे। यह सुनते ही लू फिफाई मेरी तरफ ऐसा घूरती है जैसे मुझे जिंदा खा जाएगी। फिर वह धीरे से इशारा करती है कि मैं थोड़ा झुकूं, जिस पर मैं उसके करीब जाता हूँ। वह मुस्कुराकर पूछती है, गुचेन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बचपन से मुझे सीक्रेटली पसंद करते हो, इसलिए मुझसे शादी करने के लिए इतने उत्साहित हो? उसकी नरम आवाज और इतनी कम दूरी की वजह से एक पल के लिए मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन अगले ही पल मैं खुद को संभाल लेता हूँ। जिस पर मैं उसे घूरते हुए पीछे हटता
मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, यंग मिस, इतना ज्यादा इमेजिनेशन भी अच्छी चीज नहीं है। कौन तुम्हें सीक्रेटली पसंद करता है? मैं भी तुम्हारी तरह इस सिचुएशन का शिकार हूँ। फिर मैं धीरे से मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, अगर तुम भी इस एंगेजमेंट से खुश नहीं हो तो ठीक है, हम दोनों मिलकर इसका विरोध करेंगे। मुझे यकीन है कि फादर लू तुम्हें इतना ज्यादा प्यार करते हैं तो वो तुम्हें किसी ऐसे इंसान से शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे जिसे तुम पसंद ही नहीं करती हो। तुम्हें बस जाकर थोड़ा रोना धोना है और कुछ बातें कहनी है। जिस पर अगर फादर लू का दिल पिघल गया तो शायद यह एंगेजमेंट भी कैंसिल हो सकती है। यह सुनकर लू फिफेई भौहें चढ़ाते हुए मन ही मन गाली देती है और फिर नाराज होकर जवाब देती है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि तुम जाकर कहो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं हैं? जरूरी क्यों है कि हमेशा मैं ही बोलूं? जिस पर मेरी भी जिद जाग जाती है और मैं तुरंत जवाब देता हूँ, मैं तो नहीं बोलूंगा, अब तुम मेरा क्या कर लोगी? इसके बाद मैं सोचता हूँ कि थोड़ा अच्छा इंसान बनकर उसे एक बात समझा ही दूं, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारी एंगेजमेंट अब लगभग तय हो चुकी है, जिस पर मेरी सलाह यही है कि किस्मत को एक्सेप्ट कर लो। यह सुनकर लू फे ताना मारते हुए कहती है, वाह, और तुम किस्मत को एक्सेप्ट करना जानते हो? मैं कंधे उचकाते हुए दोनों हाथ फैलाकर मासूम सा चेहरा बनाता हूँ। मैं तो पहले ही रियलिटी एक्सेप्ट कर चुका हूँ। फिर मैं आगे कहता हूँ, लू फीफी, तुम्हें आखिर डर किस बात का है? वैसे भी अगर ऑफिशियल वेडिंग होती है तो वो हमारी ग्रेजुएशन के बाद ही होगी और तब तक कौन जानता है क्या क्या चेंजेस आ जाएं, शायद हम बच भी जाएं। मेरी पूरी एनालिसिस सुनने के बाद लू फिफेई तुरंत अकड़कर कहती है, मुझे डरने की क्या जरूरत है? शादी होगी तो हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा एक हस्बैंड और बढ़ जाएगा, इसमें बुरा क्या है? जिस पर मैं मुस्कुराकर पूछता हूँ, अच्छा तो फिर क्या करने का सोच रही हो? कोथान, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं हंसते हुए कहता हूँ, तो फिर ट्राई करके देख लें। ट्राई तो ट्राई, कौन डरता है? यह सुनकर मैं मुस्कुरा देता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद अपनी वैल्यू इतनी आसानी से कम कर दोगी। फिर मैं मजाकिया अंदाज में कहता हूँ, मेरी प्यारी लू फीफी, जब तुम इतनी एंथुजियास्टिक हो तो मैं भी मना नहीं करूंगा। जिस पर मैं उसके करीब जाने ही वाला होता हूँ कि अचानक मुझे ऐसा फील होता है जैसे रस्सी कल जैसे अनगिनत नजरें हमारी तरफ देख रही हों। यह महसूस करते ही मैं तुरंत उसे छोड़ देता हूँ और दोनों के बीच दूरी बना लेता हूँ। इसके बाद जब मैं चारों तरफ देखता हूँ तो